उनके साथ रिलेशन स्टेबल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी से प्रिवेल हो रही है काबुल गवर्नमेंट के साथ, जो है अपना मोदी गवर्नमेंट और काबुल गवर्नमेंट जो है वो मतलब उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट का भी मतलब यही है वो कि उनके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे होंगे ताकि वो यूज कर सके अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अगर ये 3-4 पॉइंट्स इस एक पॉइंट से मैंने एनालाइज किए हुए थे ना, तो अगर इसमें मतलब कुछ गलती आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से और यूएस हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जो पाकिस्तान यूएस रिलेशन है, तो थोड़ी सी करेक्शन मेरी कर दे। नहीं ये नहीं मैं आप ऐड करना चाहता हूं। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आप याद रखें मतलब कि यूएस मतलब देखो यूएस कभी भी जब तक कि उसको बहुत ही फेवरेबल पोजीशन मतलब वो नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। वो इसलिए भी नहीं जाएगा कि देखें आपकी अपनी प्रेजेंस एक जगह पे होना और किसी के थ्रू आप अपने काम करवाना ना, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो यूएस जिस तरह हमें शायद नायला ने बताया था, ठीक है ना, यूएस कभी भी जो है ना क्या कहते हैं फुली इस जगह को नहीं छोड़ेगा। इनकी यहाँ पे कितनी ज्यादा इनकी मतलब वो क्या कहते हैं पोस्ट वगैरह हैं और सब कुछ है, ठीक है ना। फुली तो कभी भी जो है ना अमेरिका जो है ना कभी भी यूएस को नहीं छोड़ेगा, मतलब आने वाले वक्तों में तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और मेन बात ये होती है कि मतलब देखें पूरे ये जो ग्लोबल पावर्स होती है ना, ये जो है ना अपनी प्रेजेंस शो करती हैं डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है ना। अब ये साउथ एशिया है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी जो है ना क्या कहते हैं इसी तरह पहले जो है एक वक्त पे रशिया जो है ना क्या कहते हैं रशिया जो था वो बहुत आगे आगे था, ठीक है। यूएस ने आके उसको काउंटर किया है, ठीक है ना। अब आजकल जो है ना फिर यूएस जो है ना थोड़ा पीछे गया हुआ है, ठीक है ना, मतलब है उसकी प्रेजेंस है वहां पे इसराइल, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है ना जहाँ पे रशिया जो है ना वापस जाके है ना वहां पे उनका वो बना हुआ है, मददगार बने हुए। मतलब एक कंट्री को अगर यूएस सपोर्ट करे तो दूसरी कंट्री को जो है ना रशिया सपोर्ट करे। और चाइना ये काम कर रहा है ना कि चाइना अगर पॉलिटिकली इतना वो पॉलिटिकली पहले नहीं जाता, वो थोड़ा इकोनॉमिकली जाते हैं। वो वहां पे जाके है ना कहीं पे कुछ ना कुछ पहले इकोनॉमिक टाइज जो है ना वो बनाते हैं। और इकोनॉमिक टाइज जो होती है ना पॉलिटिकल टाइज से हमेशा ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है ना। अगर आपके अक्सर इस तरह भी होता है मतलब कि पॉलिटिकल टाइज जो है ना काफी खराब हो जाती है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी तो फिर दोनों कंट्रीज की खराब होती है, ट्रेड फिर भी जो है ना चल रही होती है, थोड़ी बहुत जो है ना वो हो जाती है क्या कहते हैं थोड़ी बहुत उसमें कमी ये लोग ला सकते हैं कि मतलब अपनी वो डिसअप्रूवल शो करने के लिए। लेकिन जो इकोनॉमिक टाइज होती है ना वो हमेशा जो है ना बड़ी स्ट्रांग रहती है। तो चाइना जब कहीं पे जाते हैं ना तो पहले वहां पे जाके अपनी थोड़ी इकोनॉमिक टाइज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह देना कि यूएस बिल्कुल चला जाएगा और अपने जो काम है वो इंडिया के थ्रू कराएगा ना, तो ये फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। मतलब बस इस बात को इस तरह मत लिखना, ठीक है। सही सही और सर इसमें ये भी कह सकते हैं ना कि इंडिया जो है मतलब उस पर फुली ट्रस्ट इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान की तरह इकोनॉमिकली मतलब वीक नहीं है, और हाँ दूसरी हाँ तरफ उसके बैक साइड पे रशिया ही है ना। तो इंडिया को कुलम कुला मतलब इस तरह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली तो रशिया ही होगा फिर। नहीं नहीं अब इस तरह भी आप ना कहना कि मतलब अगर कि आपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ मतलब जो रीजनल पॉलिटिक्स जो हमारी चल रही है ना, तो इसमें जो है ना मतलब देखो रशिया की तो इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी कोई बुरे ताल्लुकात तो नहीं, बड़े ठीक ठाक ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। ऐसा मत यूएस के साथ तो अच्छे नहीं है ना सर, किसके पाकिस्तान के। रशिया और यूएस। हाँ रशिया ये और तो हम अभी वो तो देखिए यस रशिया सर। रशिया और यूएस जो है ना, अब करेंगे थोड़ी एक चीज सर्च कर लेते हैं। रशिया और यूएस का तो ठीक है, वो तो क्या कहते हैं शुरू से ही जो है ना एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। इसमें तो मुझे थोड़ा डॉलर्स के हिसाब से फिगर मिल जाए। अच्छा, यूएस ट्रेड विद रशिया टॉप्स $12.49 बिलियन थ्रू जुलाई 2020। अब अम्मा आप मुझे ये बताएं कि दो इतने जो क्या कहते हैं दुश्मन ममालिक है ना आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली, उनके दरमियान इतनी बड़ी ट्रेड क्यों हो रही है।
यही बात है, इट इज ऑल गेम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर आपको अपने दुश्मन में सर भी ये फायदा, इतनी ज्यादा तो नहीं है। फिर भी बहुत ज्यादा है। जिस किस्म के वो लोग दुश्मन है और अपने आप को बताते हैं, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा है। मतलब 12.49 बिलियन डॉलर से कम आपको लगती है? एनुअली ये हो रही है शायद, सर ठीक है। ट्रेड के हिसाब से सर हम नहीं कह सकते कि कौन किसका दुश्मन है कौन किसका यही दोस्त है। बात है, ठीक दुश्मनों है के ना, बीच में भी सर ट्रेड होती ही रहती है, जितने भी सवेयर कंडीशंस हो ना यही रिलेशन के, बात है। लेकिन ये सर चलती रहती है। मैं हुमा को चाइना ये, और अमेरिका का देखिए। हाँ, चाइना और अमेरिका की सबसे कितनी ज्यादा ज्यादा ट्रेड है, चाइना और इंडिया की कितनी ज्यादा ट्रेड है। अभी जो इनकी इतनी बड़ी, जो एक दूसरे के इन लोगों ने फौजी मार दी, तो इन लोगों ने क्या किया कि ट्रेड मेरेड रोक दी है? वो कुछ भी नहीं रोका है। मतलब देखो, वो सारी चीजें, पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं। मतलब ट्रेड जो होती है ना, बस वो इंटरेस्ट बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, रशिया रैंक नंबर 29 इन टोटल ट्रेड वैल्यू थ्रू, अच्छा ये यूएस ट्रेड नंबर्स है, ठीक है ना। सप्लाई डेफिसिट, इंपोर्ट्स कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, ये आप ज़रा देख लें। सिविलियन एयरक्राफ्ट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन इन इंडिविजुअल डोजेज, मोटर व्हीकल्स कर रहे हैं, मशीनरी फॉर हीटिंग एंड स्टेरलाइजिंग, प्लाज्मा, वैक्सीन, ब्लड, ये देख लें, ठीक है ना। टॉप इंपोर्ट्स, गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स, ऑयल, पिग आयरन, ये देखो आप, ठीक है ना। अब इस तरह भी नहीं है, देखो ये मैंने आपको कहा ना कि इस किस्म की बातें नहीं होती कि बस अगर आप उसके साथ हो तो आप हमारे साथ नहीं हो सकते हो। अब देखो रशिया, पाकिस्तान रशिया के साथ प्राइस तोड़ दे के आपकी तो हमसे ज्यादा जो है ना वहाँ पे रशिया की अब की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ठीक है ना, जब आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम कोल्ड वॉर में पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, कोरियन वॉर, ठीक है ना, तो आज के जब करंट उस हवाले से जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि अब के नॉर्थ कोरिया के साथ भी उनके बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप और साउथ कोरिया के साथ भी बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है। रशिया का मेन जो आजकल वो है ना, वो ये कर रहे हैं ना कि दो राइवल ममालिक हो ना, जरूर दो राइवल ममालिक हो, उनके आपस में जंग लड़ रही हो, वो दोनों के साथ है ना बड़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखता है, मिलिट्री के हिसाब से भी और इकोनॉमिकली इकोनॉमी के हिसाब से भी। दे हैव ओनली रिलेशंस फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो चलो खैर है, बता दो, ठीक है। ये आप नहीं सर, आ रही है। इस तरह ना समझे ना कि जो दो इंसानों की दोस्ती नहीं है ना, स्टेट्स बड़े अजीब तरीके से होते हैं, क्या कहते हैं, बड़े अजीब तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, ठीक है ना। स्टेट्स और इंसानों में बड़ा फर्क होता है, जिस तरह उनके इंटरेस्ट होते हैं और किस तरह वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सीपेक वगैरह है ना, मेन जो पाकिस्तान के साथ अभी भी जो है ना, मतलब अब यूएस तो इसकी मुखालफत करता रहेगा, ठीक है ना। और अभी तक तो ये चीजें इतनी उस लेवल पे ऑपरेशनल नहीं हुई है, और जिस वक्त ये ऑपरेशनल हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब चाइना जो है ना, और ये आप लोगों ने ये पढ़ा है BRI जी सर पड़ा है। और सीपेक पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? किस किस ने मतलब पढ़ा हुआ है वो बता दे, 2-3 लोगों ने। सर इस पे हमारे साथ सर आफ्ताब ने एक सेशन रखवाया था किसी अपने जानने वाले टीचर का। अच्छा चलो, फिर तो तुम लोगों को बड़ा ठीक ठाक पता होगा सीपेक और BRI के बारे में, ठीक है ना। तो ये देख लो, मतलब BRI भी जो है ना, उन लोगों ने किस तरह डिजाइन किया हुआ है, इसको कहते हैं कौन सी थ्योरी है, पुल्स थ्योरी है, बड़ा अच्छा नाम है उस थ्योरी का, ठीक है ना। मतलब वो जो है ना इकोनॉमिकली, हाँ किसको पता है? सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो है, उसके थ्रू जो है ना वो सारे वर्ल्ड को जो है ना आने वाले वक्त में जो है ना कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। और आने वाली जो भी जितना भी टाइम है बहुत जल्दी आप लोग पता चल जाएगा कि चाइना जो है ना ऑलरेडी यूएस से बड़ा आगे निकला हुआ है, लेकिन जब वो बिल्कुल ठीक ठाक कितना आगे निकल जाएगा ना कि अब यूएस उसको पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना, कुछ कर ही नहीं सकता इसके बारे में, तो तब जो है ना लोगों को पता चलेगा कि हाँ बस चाइना जो है ना सोल पावर बन गई है। और फिर जो है ना, फिर एक नई सिरे से एक नई गेम शुरू हो जाएगी। और ये जो है ना वर्ल्ड जो पावर होती है या बैलेंस ऑफ पावर का जो मैकेनिज्म होता है ना, ये इसी तरह चलता रहता है, ठीक है ना। आप देखें हम लोगों ने कहाँ से लेकर आए हैं, हम लोग कॉलोनाइजेशन जो पिछले सेंचुरी से पहले जो थी, यूएस के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ जो थी यूरोपियन पावर्स होती थी,
यूरोपियन पावर्स के बाद जो है क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर, ठीक है, मतलब मल्टीपोलैरिटी से बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी से फिर 9/11 के बाद 9/11 तक यूनिपोलैरिटी, ठीक है, यूनिपोलैरिटी से फिर हम कहीं पे मल्टी बाइपोलर। मुझे अफ्ताब भाई ने एक बार बताया था मेरे एग्जाम से पहले कि आजकल का जो हम जिस वर्ल्ड में रहे ना वो तो मल्टी बाइपोलर वर्ल्ड है, ठीक है ना, रशिया, चाइना एंड यूएस, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो गेम्स है ना, और इसके तो आईआर में इसके ऊपर बड़ी मतलब इस तरह बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जो है जरा आप लोग है ना, चले आप लोगों थोड़ा इस किस्म से जो है ना थोड़े इस लिहाज से समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर क्या सवाल आएगा ना तो मुझे तो यही लग रहा है, तो अभी मैं 2020 में जो सवाल आया था जरा हम फिर देखते हैं ना, उसका थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशंस में आप ये तो बड़ी कोई फजूल सी रिकमेंडेशंस मैंने लिखी हुई थी, आप तो थोड़ी ठीक ठाक रिकमेंडेशंस लिख लें, लेकिन ये है कि वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन अफगानिस्तान, ठीक है। मतलब बातें जो मेन बातें वो यही है, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट्स पाक रोल इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, no double game with US, increase of trade between two countries, and US shall come to terms with new foreign policy of mutual respect। मतलब इनकी जो कंसर्न्स है ना पाकिस्तान की यूएस के हवाले से और यूएस की पाकिस्तान के हवाले से, उनको जो है ना थोड़ा घुमा फिरा के है ना तुम लोग रिकमेंडेशंस में है ना ला सकते हो, ठीक है। बोले सवाल, है कोई सवाल? हेलो? नो सर, नहीं है, क्लियर है। ठीक है, सारो करो। हसीब, एमन, हामिद, हिरा, हुमा, मुस्का, मुस्कान, नाइला और बाकी के जितने भी लोग हैं ये। सर एक क्वेश्चन पीछे कर रहे थे। अच्छा, क्या क्वेश्चन? सर वो जो आपने कहा ना कि ये जो पीस प्रोसेस है ना ये लिंगर और मतलब पाकिस्तान चाहेगा कि इसको मतलब वो करे ना, तूल दे, तो ताकि वो एफएटीएफ और ये सारा मामला जब तक एफएटीएफ की जो है ना क्या कहते हैं तलवार जो सर पाकिस्तान के सर पे लटक रही है, अब तो क्या ये पाकिस्तान के हक में मतलब है, क्योंकि वहां पर भी रीग्रुपिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो वापस हो रही है ना सर, तो ये तो पाकिस्तान के अमन के लिए दोबारा तो खतरा साबित नहीं होंगे? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझता होगा ना कि अगर वहां पे किसी भी किस्म की रीग्रुपिंग हो रही है तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस हवाले से बड़ी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर वहां पे रीग्रुपिंग हो रही है तो हम उससे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। होगी ये तो देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एक चीज को तो इन लोगों ने जब ये फैसला लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस हमने काम इस तरह कर लेना है, ठीक है ना। ये बड़ी जो है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, क्या कहते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसके सारे जो है ना स्टेक होल्डर्स, फॉरेन ऑफिस, ये सारे जो है ना, और क्या कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो है एक्सटर्नल जितनी भी उनको बातें वगैरह पता होती है, मतलब ये तो पूरे एक नेटवर्क होता है, मतलब इनको तो एक एक चीज का पता होता है। और गलती भी तो इंसानों से ही होती नहीं है, गलती नहीं होती है, मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है सर, फ्यूचर तो किसी ने मैं नहीं आपको देखा है। बताता हूँ मिसकैलकुलेशन है जो इमरान खान हर बार ये बात करते हैं ना कि क्या कहते हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन करके जो है ना कश्मीर का स्टेटस जो है ना वो की है, मतलब वो रिवोक की है, ठीक है। तो ऐसी होती है मिसकैलकुलेशन, जब मिसकैलकुलेशन तो होती है तो उसका तो बड़ा संगीन नताइज होते हैं। उन्होंने मिसकैलकुलेशन ही की, उन्होंने बड़ी ठीक ठाक कैलकुलेशन की हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि कैलकुलेशन जब इस किस्म का कोई भी इवेंट होता है, ठीक है ना, तो फॉरेन पॉलिसी मतलब एकदम कोई इवेंट होता है, ठीक है ना, तो फॉरेन पॉलिसी उस वक्त किस तरह फॉर्मुलेट होती है। अब मैं अगर सबक करें मुझे अपना आईआर के अगर नोट्स कहीं पे मिल जाए ना तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें मैंने ये फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स और एकदम इस किस्म का अगर कोई इस किस्म का कोई इवेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें उनका क्या रद्द अमल होता है, ठीक है। पहले तो वो यही देखते हैं, अपनी ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर देखो इन लोगों ने डेटरेंस को बीच में ये लोग लेकर आए थे,
ठीक है ना। इमरान खान नेशनल असेंबली में खड़े होकर कह रहा था कि हम लोग बड़ा ठीक ठाक रिटेलिएट करेंगे इस तरह और उस तरह। तो ये जो कश्मीर के इन लोगों ने वो किया था, और ये इनको पता भी था, ये किसी ने एक न्यूज़ के ऊपर भी कहा था कि इन लोगों को कुछ महीने पहले से ही पता था, ठीक है ना। तो ये जो कश्मीर के इन लोगों ने वो रिवोक किया था, क्या कहते हैं, स्टेटस जो रिवोक किया था, वो कोई भी मिस कैलकुलेशन नहीं थी, बड़ी ठीक ठाक कैलकुलेशन थी, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान हमारे साथ लड़ने के लिए नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ ट्रेड सस्पेंड कर देंगे। और उनके हम पाकिस्तान और इंडिया की इतनी कोई वो नहीं है, ट्रेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं है। वही हुए आखिर में इन लोगों ने क्या किया, ना तो इन लोगों ने कोई जाके वहां पे अटैक किया, ना तो कोई और काम किया। इन लोगों ने आखिर में जाके क्या किया था, सिर्फ ट्रेड ही सस्पेंड की थी। याद है आपको? यस हुआ? सर। हाँ, इन लोगों ने, ये देखो, ये मिस कैलकुलेशंस नहीं होती यहाँ पे, देखो जहाँ पे ये, अब मैं आपको फिर वही बात बताती, हमारी कैलकुलेशंस और मिस कैलकुलेशंस तो नहीं है। वो लोग हर चीज को रखते हुए, आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने इसी तरह बस एक दिन उठ के इन लोगों ने कहा होगा कि बस लेजिस्लेशन करके जो है हम लोग कश्मीर को जो है ना वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, बस इनका इसका जो स्टेटस है वो है ना वो रिवोक कर देते हैं। इससे पहले भी इसी किस्म का जो काम हुआ था ना, पहले कश्मीर में जो है ना इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, ठीक है ना। लेकिन आज से कई साल पहले, अब मुझे डेट का पता नहीं है कि 70s में ये हुआ था कि 80s में ये हुआ था, ठीक है ना। इन लोगों ने बस कश्मीर को एक स्टेटस दे के जो है ना वहाँ पे इलेक्शंस करवाना शुरू हो गए थे। तो तब भी इन लोगों ने यूएन में जाके जो है ना बड़ा ठीक ठाक इसके ऊपर वो किया था कि हम कैसे ये लोग वहाँ पे इलेक्शंस करा सकते हैं, ये तो जो है क्या कहते हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशंस ये मिस कैलकुलेशंस नहीं होती, बड़ी ठीक ठाक कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका जो मेन पॉइंट था, जो मेन सवाल था, वो ये था कि मतलब अगर वहाँ पे किसी किस्म की, अच्छा शफक ने बताया पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट में अपग्रेड नहीं हो सकता, इस सब से अपने ओन पे नहीं निकाल सकता, इस सब से अपने नहीं, अपने ओन पे तो नहीं निकाल सकता, वो तो जो है मतलब वो तो क्या कहते हैं, वॉच डॉग है ना, वो तो क्या कहते हैं सारी कंट्रीज पे होता है, लागू होता है, ठीक है। डिप्लोमेसी में मिस कैलकुलेशन की गुंजाइश नहीं होती। हसीब, ये हाँ ये बात ठीक है, मतलब आप लोगों ने हर एक चीज को है ना वैल्यू करके, मतलब आपने सोचना होता है कि अगर हम ये कदम उठाते हैं तो आगे से क्या कदम वो उठाएंगे। मतलब उन लोगों ने जो है ना, मतलब वो चेस की गेम नहीं होती जिस तरह, अच्छा जो जिस तरह चेस की गेम नहीं होती कि आपने जो दुश्मन की या जो आपका जो ओपोनेंट होता है उसकी जो चाल होती है ना, उसके वो जो आपने अपनी चाल करनी होती है, आपने उसकी 5-6 पहले ही से है ना, 5 अपनी चाल एक जो आप चलते हैं ना, उससे 5-6 चालें आपने पहले उसके बारे में सोचा हुआ होता है, और उससे अगली भी 5-6 चालें आपने सोचा हुआ होता है। तो ये जो है ना, ये उस किस्म की गेम होती है, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ना, ये चेस की गेम की तरह है कि यहाँ से जो है ना उन्होंने सब कुछ बड़ा कैलकुलेटेड हो रखा होता है। तो पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड जब तक कर सकता होगा तो वो इस तरह सब कुछ लेकर चलेगा। जहाँ कि उसको लगा कि उसकी सिक्योरिटी पे है ना, क्या कहते हैं, ज्यादा वो हो रहा है, और क्या कहते हैं, तो फिर जो है हो सकता है अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, और बड़ी कैलकुलेशन के साथ, मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा। ये तो हम है ना, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशन इस तरह हैं, और क्या कहते हैं, आर्मी इस तरह कर रही है, और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी इस तरह कर रही है, जो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब अपने लिहाज से है ना बड़े ठीक ठाक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जिस तरह आप, लेकिन इस लेवल पे मिस कैलकुलेशन की ना गुंजाइश होती है और ना होती है, ठीक है ना। क्यों तुम लोग तो सब चुप हो गए हो? सर हम यही है। ठीक है, जी जी ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो, अब जरा एक 2020 वाले एक सवाल था, ठीक है। उमा आपको समझ आई है कि नहीं मेरी बात की, कैलकुलेशंस और मिस कैलकुलेशंस वाली? नहीं सर, बस एक सिविलियन का छोटा मोटा सा खदशा था। किसका किसका खदशा था? सर सिविलियन, छोटा सा सिविलियन सर, अदना मामूली। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर जो है मिसकैलकुलेशन नहीं करना अगर डिप्लोमेट बन भी जाओ, होगा फॉरेन मैं ऑफिस में इसका चली खास जाओगी ख्याल आप ना, तो फिर आपने मिस कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ठीक है ना। ऐसे ना हो कि कह दो कि ये तो मिसकैलकुलेट हो गया। अच्छा जी, तो फिर हम लोग आ जाते हैं, एक दो तीन सवाल देख लेते हैं, ठीक है।
हम्म। इसमें एक सवाल आया था, 8वां नंबर का सवाल था, मुझे इतना याद पड़ रहा है। हेरा, अब आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है ना? हेरा है? हाँ, मेरा भी नेट थोड़ा स्लो है यार। खोलो जरा, तुम लोग खोलो, मेरा नेट स्लो है। खोलो CSS 2020 USA हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, आखिरी सवाल था। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज सर, आ आ रही रही है। है। चलो ठीक है, ये जरा एक खोलो। टैब के साथ दूसरा टैब नहीं खोल रहा। अच्छा अच्छा। शम्स था हम PTCL भी आओ। खुदाया पाक। अच्छा, कोई और खोल लो, कोई खोल ले। क्या कहते हैं, सिर्फ सवाल देखने हमने, इतना कोई होगा नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहे हैं आप? जी जी, ये जरा आप पढ़ें। ये कौन, हेरा आप बात कर रही हैं? जी सर। जी बोलें, क्या सवाल था? ये खोल गया, ठीक है। सर क्वेश्चन सर, नंबर हाँ मैं पढ़ता हूँ। The tectonic plates of international politics seem to shift away from Europe to the Asia-Pacific region, which the US President Barack Obama had termed as a pivot to Asia or rebalancing strategy. In the light of the changing geostrategic environment, अब ये देख लो, जो changing geostrategic environment है ना, वो ये 2-3 लाइन्स थी, ठीक है। How could you see the rise of China with the US geostrategic interest in the Asia Pacific region? अब बोलो, अगर इस किस्म का सवाल आ जाता तो किस तरह आंसर करोगे? बोलें। ये देख लो सर इसमें पाकिस्तान, इंडिया को एज अ इंडिया, बैलेंस। ठीक है, ये सारा ये देख लो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा मतलब, लेकिन मेनली जो है ना, ये इसी की ही बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, बोले किसी को कोई आंसर कोई भी बताओ कि तुम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से, जो भी तुम लोग, मुझे भी कोई, मैं पर नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सवाल आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी जनरल डिस्कशन के लिए कह रहा हूँ मैं। सर इसमें इंडिया को मतलब यूज कर सकता है हाँ ना, वो जो बिल्कुल यूज अभी कर सकते पिवट हैं, वो हाँ यूज, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और उसको भी जापान को भी यूज कर सकता है, हाँ हाँ, जापान को भी यूज कर सकते हैं, देखो। अच्छा, साउथ कोरिया को भी यूज कर सकता है। नहीं नहीं, सब्र करो अब बहुत उस तरफ हम चले गए, सर सब्र करो, ठीक है ना। द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीम टू शिफ्ट अवे फ्रॉम यूरोप टू द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है ना। एशिया पैसिफिक रीजन, ये असल में पैसिफिक ओशन वगैरह के जो, ये इनका जो एक बहुत, आप लोगों ने वो पढ़े हुए, वो पैसिफिक ओशन में जो वो है, क्या कहते, नहीं पैसिफिक ओशन नहीं यार, साउथ चाइना सी हाँ सर, साउथ साउथ चाइना सी, चाइना बिल्कुल साउथ चाइना सी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जी सर। ठीक है। जी तभी तो सर। सर चाइना ने सीपेक और BRI प्रोजेक्ट में भी। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब इसमें साउथ चाइना सी, ठीक है, सीपेक, BRI और US और इंडिया का जो सब कुछ है, ठीक है ना। और फिर साउथ चाइना सी में तो फिर बहुत ही ज्यादा चाइना के अपने क्लेम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने क्लेम्स हैं, ठीक है, US के अपने क्लेम्स हैं। तो अब तुम लोगों को अगर साउथ चाइना सी के इशू के बारे में ना पता हो, तुम लोगों को यहाँ पे जो जो भी रीजनल पॉलिटिक्स जो है, US इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चाइना, इसके बारे में ना पता हो, देखो अब इन लोगों ने
is the tectonic plates of international politics seem to shift away from Europe to the Asia Pacific region, which the US President Barack Obama had termed as pivot to Asia or rebalancing strategy. ठीक है ना, in the light of the changing geo-economic जियोस्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। अब ये जो जियोस्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, जो इन लोगों ने जो 2.5 लाइनें पढ़ी हैं लिखी हैं, इसकी बात हो रही है। हाउ कुड यू सी द राइज ऑफ चाइना विद द यूएस जियोस्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये एशिया पैसिफिक रीजन है ना, इसमें तो हम लोगों ने एक तो साउथ एशिया की बात करनी है, ठीक है, इसमें तो हम लोग सीपैक, अफगानिस्तान, ठीक है ना, यूएस और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, और पैसिफिक जो ये साउथ चाइना सी का जो इशू है ना, इसके हवाले से जो है ना तुम लोगों ने बात करनी है। लेकिन देखो क्या बात की है, हाउ कुड यू सी द राइज ऑफ चाइना। शाम भाई जी, मेन फोकस इस पे नहीं होगा कि चाइना इकोनॉमिक रीच स्ट्रेट टुवर्ड्स यूरोप। अब सीपेक के थ्रू चाइना का मतलब नहीं, वो तो बात इकोनॉमिक आपस में ऐड कर सकते हैं, वो बात आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, हाउ कुड यू सी द राइज ऑफ चाइना विद द यूएस जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। आप लोगों ने अब बात करनी है ग्लोबल लेवल के ऊपर, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर जब आप बात कर देंगे तो आपने बेसिस किसको बनाना है, एशिया पैसिफिक रीजन को, ठीक है ना। अभी तो आप लोगों ने, अब जब तक आप लोगों ने साउथ चाइना सी के बारे में आपको ठीक ठाक ना पता हो, देखो एक दो पॉइंट से तुम लोग यहाँ से निकालोगे, जब तक कि तुम लोग साउथ एशियन पॉलिटिक्स के बारे में ना पता हो, ठीक है ना, और ये सारी चीजों का जो है ना, मतलब ये वैसा सवाल है कि आपकी करंट अफेयर्स में बहुत ठीक ठाक ग्रिप होगी ना हर हवाले से। फिर आपने मतलब देखो उन लोगों ने पहले सीखा हुआ राइज ऑफ चाइना विद यूएस। जब यूएस को मतलब चाइना राइज करता जा रहा है और यूएस ऑलरेडी है ना एक बड़ी एलिवेटेड पोजीशन में, ठीक है ना। तो with the US geostrategic interest in the Asia Pacific region, ठीक है। अब चाइना को किस तरह देख रहे हो, तो अब आपने ये बताना है कि किस तरह जो चाइना है ना उसकी राइज हो रही है और यूएस किस तरह को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है साउथ एशियन पॉलिटिक्स के लिहाज से, ठीक है ना, और ये जो पैसिफिक रीजन, ये जो पैसिफिक, ये जो साउथ चाइना सी है, इसके लिहाज से, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें अब देखते हैं, चलो इसमें छोड़ो, 2020 में मुझे लगता है पाक अफेयर्स में सवाल था। क्या पाक अफेयर्स में था या करंट अफेयर्स में था। और बार बार तुम्हें पता है एशिया पैसिफिक नहीं था, इस बार पता नहीं क्या लगाव था ना, क्या कहते हैं इसको, एग्जामिनर को हर एक चीज में है ना एशिया पैसिफिक, हर एक चीज में है ना एशिया पैसिफिक, ठीक है ना। तो इस तरह एक आज जो चीज होती है ना वो बस एग्जामिनर ने पकड़ी हुई होती है। आईआर में एशिया पैसिफिक से आया है, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, और पता नहीं कौन कौन से, तो यूएसए हिस्ट्री में पता नहीं हर जगह पे है ना एशिया पैसिफिक जो था ना, मतलब हर जगह पे एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया होता, हर एक पेपर में जो है ना इसका, मुझे लगता है और आईआर में भी था, और मुझे जितना याद पड़ रहा है इंटरनेशनल लॉ में भी था शायद। सर पाकिस्तान अफेयर में है, पाकिस्तान अफेयर्स में ना। और इस किस्म के आप लोग सवाल उठा के देखो, आपको अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, पाक यूएस रिलेशंस, ठीक है ना, सीपेक का एक सवाल जो है ना लगातार मुझे लगे 2016 से लेके 18 तक लगातार सीपेक के ऊपर सवाल आ रहा था, और इस बार नहीं आया। इस बार जो थी ट्रेंड्स बहुत चेंज भी हो गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि मतलब वो उन्होंने आनी होती हैं, ठीक है ना। अब देख लेना ये लोग, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अब ये लोग चीजों को बहुत है ना क्या कहते हैं इंटरमिंगल करके आपसे पूछते हैं। तो जब तक आपने बड़ा ठीक ठाक पढ़ा हुआ ना हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी ना हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर आप ना हो ना, फिर आप सवाल पढ़ेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी। अब देखिए मैंने साउथ चाइना सी वगैरह भी किया हुआ था, लेकिन ये मुझे इस तरीके से पता ही नहीं था कि जो एशिया पैसिफिक है ना, इसकी तरफ ये इनका जो मेन जो मकसद है वो साउथ चाइना सी की तरफ है। सिर्फ इस बात का मुझे नहीं पता था। तो फिर ये जो एशिया पैसिफिक वाले जितने भी सवाल थे वो मैंने नहीं किए। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, इस हर चीज की तरफ आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें किधर है, व्हाट इज मेंट बाय चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन विल फाइंड, अच्छा नहीं ये नहीं है। अच्छा डिस्कस रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस। अब बताओ, अब तो हम लोगों ने तो ये कर लिया, क्या करोगे इसमें। सर क्वेश्चन रिपीट।
डिस्कस रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस। हेरा, ये आज का आंसर आप मुझे देंगी। अगर कोई और देना चाहते हैं वो भी दे, लेकिन हेरा आप उस वक्त कह रही थी ना, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपके पास जो इतनी नॉलेज है, अब आप उसमें उस अच्छा सही है, चलो गुड। ये रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना? यस सर, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, सही है, अच्छी बात है। ठीक है हेरा, तो अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो जो इतनी सारी नॉलेज थी, आप कह रही थी कि मुझे नेगेटिव साइड पे जाना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे जाना चाहिए, अब आप इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगी और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है? 1 मिनट ज़रा आप इसके ऊपर सोचिए, मैं फिर आता हूँ। ठीक है, 1 मिनट से रखने दें। अच्छा बोलें। सर इसमें सबसे पहले तो हम पाकिस्तान का एज अ मीडिएटिंग वो कंट्री रोल लिख सकते हैं ना कि खबर जो, खबर, एक पाकिस्तान- मिनट, आपकी आवाज़ मुझे सही तरीके से नहीं आ रही, ज़रा फिर से बोलें आप। सर अब क्लियर है? नहीं, अभी भी इतनी क्लियर नहीं है, फिर बोलें। सर अब क्लियर है? हाँ बोलो ज़रा। अच्छा क्या सर करेंगे? सबसे पहले तो इसका पाकिस्तान का मीडिएटिंग रोल ले सकते हैं ना कि यूएस और अफगानिस्तान के दरमियान में मीडिएटिंग रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने ठीक है, दोनों को ऑन टेबल लाने के लिए। ठीक है, सेकेंडली सर इसमें जो पहली वो है स्टेटमेंट है कि रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने पॉलिसीज़ कर दी थी पाकिस्तान को, SATS के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली करना शुरू कर दिया था। IMF के लोन्स जो थे उसके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, और अच्छा जो उनके होते हैं कंसेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दी। तो जैसे जैसे ये पीस प्रोसेस का वो मामला स्टार्ट हुआ है तो यूएस ने थोड़ी सी रिलैक्सेशंस वगैरह दी हैं। अभी हमारे पास बेल आउट पैकेज वगैरह आया IMF का, तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कैसे रिवाइव हुआ है उनका रिलेशन इन 2 सालों में। ठीक है, सही है, अच्छा ठीक है। नेगेटिव्स में हम लोग लिख सकते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशंस को जो थ्रेट हैं, और यूएस को क्या एडवांटेजेस हैं, और इंडिया का रोल और चाइना का रोल। अच्छा ठीक है, सही है। अब आपकी, अच्छा मैंने बात सुन ली। अच्छा किसी और ने इसके ऊपर कोई बात करनी है? किसी ने कोई? इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत हाँ हाँ बोले सर, बोले। इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी सी सर वो हिस्ट्री तो लिखनी होगी ना अफगानिस्तान की, फिर वहाँ से तालिबान की तो लिख कैसे सकते हैं, गवर्नमेंट थी और फिर सर वो क्या प्रोसेस था, ठीक फिर है। इस पॉइंट की तरफ आएंगे कि वो पीस प्रोसेस क्या है, और वो एंड में सर हम कंक्लूजन देंगे ना कि ये हमारे पास फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल, या हालात कैसे जाते हैं कि ये हमारे पास होगा भी या नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सही है। फिर और किसी ने कुछ बोलने? हेलो? नहीं नहीं है हुमा? भाई हाँ हाँ कर दो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। ठीक है ना, तो वो ये लोग कहते हैं कि आपने पाक अफेयर्स के सवाल को करंट अफेयर्स के लिहाज से नहीं करना होता, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम लोग ज़रा आफ्ताब भाई से थोड़ा पूछ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ये सवाल अब मैंने किया भी हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने ज़रूर किया होगा, लेकिन अब मैंने डिस्कस किया था, ये वाला किया था, 7 नंबर किया था, ठीक है। एक मैंने प्रॉक्सी वॉर्स वाला किया था और दूसरा मैंने हाँ ये वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड 8, ठीक है। अच्छा अब ये जो 8 है ना, अब इसमें चलो ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना तुम लोग उसको हेडिंग सब हेडिंग्स देते हुए है ना बात कर लो। वो वाली पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वाली जो बातें हैं ना, वो जो तुम्हारी ओवरऑल एनालिसिस या पिक्चर बनी हुई होती है एक चीज के लिहाज से,
तुमने वो जो बातें ना वो क्रिटिकल एनालिसिस की तुमने एक हेडिंग दे देनी है और उस पर तुमने एक पैराग्राफ लिख लेना। खैर अगर वो थोड़ा एक आधे पेज से थोड़ा लंबा भी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, एक पेज भी लिख लो अगर तुम लिख सकते हो। हाँ, इसके बाद जो है ना तुम लोगों ने शुरू जो करना है ना वो थोड़ा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करना है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे उसका सवाल आता है ना, देखो अभी पाक यूएस रिलेशंस का अब ये सवाल आया है, ठीक है ना, अभी आया है पाक अफेयर्स के हवाले से, ठीक है ना। तो इसमें तुम लोगों को अगर के मतलब देखो पाकिस्तान जिना की कोई कोर्स तुम्हें याद हो कि उसने जो बताया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस किस्म की होनी चाहिए, ठीक है ना, तो तुम लोग वो भी है ना क्या कहते हैं इसके अंदर फिर ये जो है ना वहाँ पे पाक अफेयर्स के हवाले से जब भी आता है तो तुम इसमें पुट करना है ना बहुत ज्यादा है ना जरूरी होता है, ठीक है, कि इससे जो है ना वो थोड़ा उसको जो पाक अफेयर्स का जो एग्जामिनर है ना उसको वो ये टच मिलेगा कि मतलब ये जो है ना पाक अफेयर्स का सवाल है, करंट अफेयर्स के हवाले से ये लोग इसको इतना आंसर नहीं करे, ठीक है। या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो है ना फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर कुछ कहता है तो क्या कहता है, ठीक है। अब मुझे जिस तरह एक याद आ रहा है, अच्छा अब ये देखो, और फॉरेन पॉलिसी यही वाला था, अब ये देखो शॉर्ट से अगर तुम्हें याद हो, और फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वी डू नॉट चेरिश एग्रेसिव डिजाइंस अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन, ठीक है। तो अब ये तुम्हें इंट्रोडक्शन में कितना ठीक ठाक, अगर तुम उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देते हो कि किस तरह इन लोगों ने हमारे साथ कभी हमारे साथ अच्छे हुए कभी हमारे साथ बुरे हुए, ठीक है ना, तुमने फिर इसको तुम लोग इस तरह है ना लेके जा सकते हो। अब इसमें देखो हमने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, किधर गया, ठीक है। अच्छा, अब ये अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, अब हमने पाक यूएस पढ़ा हुआ, ठीक है। पाक यूएस को अब तुम लोगों को जब तक अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के बारे में जो हमने सारी डिस्कशन की है कि उनको एग्जिट स्ट्रेटजी की जरूरत है, ठीक है, इसलिए जो है ना यूएस वापस आया है पाकिस्तान की तरफ, उसने आके पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया, फिर उल्टा पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो आपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ करना है। तो अब जो है हमारे जो रिलेशन यूएस के साथ जो बन रहे हैं ना वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस, अब देखो रिवाइवल की बात की, इसमें तुमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देना है कि कहाँ पे डिटेरिएट हो के है ना पाकिस्तान की जो और यूएस के जो रिलेशंस बने थे, ठीक है ना। तो अब उनका रिवाइवल क्यों हो रहा है, रिवाइवल इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है ना, और उनको पाक की जरूरत है, ठीक है, तालिबान को वापस लाने के लिए, टेबल टॉक्स के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान और यूएस का रिलेशनशिप जो है ना वो रिवाइवल की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ तुम ये कह सकते हो कि यूएस के ये कंसर्न्स हैं इसलिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान जो है ना यूएस से, फिर यहाँ पे तुम आके वो पॉइंट ऐड कर सकते हो कि पाकिस्तान इस चीज को है ना एफएटीएफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो एक होलिस्टिक पिक्चर जो है ना तुम लोग है ना उसके सामने इस तरह रख दोगे, मतलब थोड़ी जो तुम लोगों ने बातें की है ना उनको थोड़ा सीक्वेंस में लेके आओ, इस तरह मत पोलराइज करो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ठीक है ना, इतना ज्यादा उसको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की तरफ मत लेके जाओ। जो नॉलेज तुम्हारे पास, देखो नॉलेज वही होती है, तुमने सब हर बंदा वही लिखता है, मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से और कितने फ्लो में, ठीक है ना, कि मतलब जब एग्जामिनर पढ़े ना तो उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करे वो क्वेश्चन कि उसने जो पूछा हुआ है ना, तो आंसर उसको रिफ्लेक्ट करे कि हाँ मैंने जैसे पूछा हुआ है ना इसने उसी चीज को आंसर किया हुआ है। और इसकी ये जो आपकी ये जो बड़ी बड़ी बातें होंगी इसमें आपने मदद लेनी है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की, ठीक है। अगर कहीं पे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे कोट वगैरह ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समझ आई है मेरी बात की हेरा? यस सर। इसको इस तरह से भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं अपना आंसर के इंट्रोडक्शन में हम लोग बता दें कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन किस तरह से हैं, और साथ ही थोड़ा सा बैकग्राउंड पुट कर दें, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेटिंग दें तो हम पर्पस लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस पीस प्रोसेस। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे इंक्रीज इस्लामाइजेशन हो रही है, सॉरी टेररिज्म कंट्रोल के लिए हो रहा है ये पीस प्रोसेस। फिर इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ये वाले जो पर्पस हैं ये पर्पसेस में लिख सकते हैं।
और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस का जो इम्प्रूव्ड रिलेशंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर अगर स्टेबलाइज हो जाती है इस पीस प्रोसेस से, ये मामले स्टेबलाइज हो जाते हैं अफगानिस्तान में, तो उसका ग्लोबली और रीजनली क्या इम्पैक्ट होगा। ये इस तरह से हेडिंग्स करके भी हम लोग फिर एंड में क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि क्यों सर ये जो है ना डिस्कस रिवाइवल, तो रिवाइवल से जहाँ तक मेरे माइंड में ये आ रहा है कि 2018 से ऑनवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइवल में ये रिवाइवल का मतलब होता है री एस्टेब्लिशमेंट। ये कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हुए थे इनके रिलेशनशिप्स, और अब यूएस चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से कोऑपरेट करे ताकि वो पीस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, सही है, तो ठीक है, उस रिवाइवल में हम लोग ये वाली सारी चीजें लिख सकते हैं कि क्या ठीक है, पर्पस क्या है उसका पीस ठीक है, प्रोसेस। सही है। लेकिन देखो अब यहाँ पे उन लोगों ने इस किस्म मतलब देखो, अगर आप अपनी हेडिंग्स में अब देखो, उसने ये इस तरह नहीं मांगा हुआ ना, क्या कहते हैं, इस तरह खुले तौर पे ये नहीं मांगा हुआ कि आप उसका पर्पस बताएं, ठीक है ना। तो आपने इस किस्म की हेडिंग्स देनी है ना, आपने असल में अपनी जो हेडिंग्स होती है ना, आपको क्वेश्चन से ही मिलती हैं, ठीक है ना। तो आप उसको, हाँ फिर सब हेडिंग्स में आपके साथ, लेकिन जो आपकी मेन हेडिंग्स हो ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि वो आपने है ना, मतलब आप क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन से ही रिट्रीव करके है ना वहाँ पे लिखें, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक मेन हेडिंग दे देती हैं पर्पस का या इम्पैक्ट का ना, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये चीज तो मैंने इससे मांगी ही नहीं हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस किस्म का होता है कि डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस और डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिवाइवल, ठीक है ना। तो अगर इस किस्म का सवाल होता है ना, तो फिर आप अपनी मेन हेडिंग्स में पर्पस और इम्पैक्ट जरूर डालिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह नहीं है ना, तो फिर उसको मेन हेडिंग्स में मत लेकर आए। अभी तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं इस तरह, लेकिन ये जो है ना, मैं भी आफ्ताब भाई को मैसेज करने भी वाला था कि हम इस सेशन में ज्वाइन कर लें, लेकिन शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आफ्ताब भाई को भी मतलब क्या कहते हैं, अपने साथ बाकी क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना, कि ऐसा ना हो कि कोई गलती हमसे हो जाए, ठीक है ना, कि हमें बार बार है ना आफ्ताब भाई हमें करेक्ट कर सकें। असल में आपने पढ़ा हुआ बहुत है, आपको पता बहुत है ना। तो देखो हर चीज को अगर आप एक तो हर चीज जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से फिट नहीं होती, नॉलेज तो वही होती है हर एक किसी के पास, लेकिन आपको उसको इस किस्म की वर्डिंग्स में लाना पड़ता है ना, कि जब एग्जामिनर वो क्वेश्चन देखे ना, तो एक ही नजर में या तब वो जब पढ़े ना, तो बस उसको ऊपर ऊपर से ही पता चल जाए कि हाँ मैंने से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो उसको आंसर कर रहा है, ठीक है। और जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक है, जो आपके पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा वैलिड है, ठीक है। सही है सर, डिस्कस कर लेंगे बाकी क्लास भी जब होंगी पार्टिसिपेंट ज्यादा होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सही है ना। आफ्ताब भाई को भी कह सर रहे हैं, ठीक क्योंकि है। इधर है ना कि प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस, यानी अभी प्रेजेंट में जो है, तो इसमें तो पाकिस्तान का जो रोल होगा वही आर्बिट्रेशन और ये सब कुछ हम इसमें डालेंगे ना। ठीक है, कि जो ठीक हीरा ने बात की है, ये तो अगर हो गया और उसके बाद पे मतलब अगर हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हुए तो उसके बाद क्या होगा ना, तो नहीं, हीरा ने ठीक है वो जी। वाला पार्ट एड्रेस हाँ किया है। हाँ, नहीं हीरा ने असल में अच्छी बात है, हीरा ने रीडिंग वगैरह मतलब इनको पता बहुत है इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन मसला फिर यही होता है, ठीक है। तो अब आपको मतलब आप फिर है ना इररेलेवेंट चले जाते हैं। मेन आपने जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, मेन मकसद आपको यही होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है ना उसको रेलेवेंटली आंसर कर लो। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है ना इंट्रोडक्शन के बाद अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जरूरत है तो ठीक है, या तो अगर आप जो है ना बहुत ज्यादा लिख सकते हो, उसका एक पूरा फ्लो बना सकते हो ना पॉइंट बाय पॉइंट, तो फिर तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इसमें ये बंदा अक्सर ऐसा होता है कि बंदा इररेलेवेंट चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज को टैकल करने के लिए है ना अच्छी बात ये होती है कि मतलब जो उसने, अब देखो, डिस्कस रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशन, ठीक है, ये एक पॉइंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस, ये दूसरा पॉइंट है। मतलब ये दो टॉपिक्स हैं, इनको इंटरकनेक्ट करके है ना, देखो प्रेजेंट की उसने बात की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस, इन दोनों को कनेक्ट करके जो इस सवाल में मांगा हुआ है ना, रिवाइवल किस तरह हो रहा है यूएस तालिबान पीस प्रोसेस जो प्रेजेंटली है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करनी है। बातें आपकी ठीक है, बातें आपकी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि आप एक्स्ट्रा बात करने की वजह से है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा है ना इररिलेवेंट चले जाए, ठीक है ना। इसलिए इस किस्म की जो बातें होती है ना, इसलिए कहा जाता है कि बस एक हेडिंग दे दो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है ना। और उसमें जो भी आपकी समझ है ना और निचोड़ है, ठीक है,
वो जो है ना आप सारा का सारा उसमें डाल लेते हो, आधे पेज पे एक पेज पे। तो इससे ये होता है कि आप उसको एग्जामिनर को ये भी बता देते हो कि मुझे इस चीज के बारे में मेरा ये एनालिसिस है, मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जो आपका मेन क्वेश्चन होता है, जो आपकी मेन बॉडी होती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा, ठीक है ना, तो उसमें आप बिल्कुल रेलिवेंटली उसका आंसर कर लेते हो। तो ये बड़ा फायदा होता है इसका क्रिटिकल एनालिसिस की। अगर आप एक हेडिंग देख के, मतलब आपने जो ग्लोबली और उसकी बात की है ना रीजनली, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा उसको क्रिटिकल एनालिसिस में, ठीक है। लेकिन चलो ये हम आफ्ताब भाई के साथ जरूर डिस्कस करेंगे कि ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे मैं आपको कुछ गलत गाइड कर दूं, ठीक है ना। तो हम जरूर, मुझे याद दिला देना जरा, ठीक है ना, कि हम आफ्ताब भाई के जरूर, ये आफ्ताब भाई के साथ जो है ना हम लोग वो कर लें, डिस्कस कर लें। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। वैसे हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की हेडिंग देते हैं हम इस पेपर में, या बस वैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं और मेन बॉडी में जो भी हेडिंग्स हमने देनी है वो देंगे? अच्छा और देखो, क्रिटिकल अच्छा ठीक है, इवैल्यूएशन सही है, मैं बताता हूँ। देखो आपका जो आंसर होता है ना, वो होता है उसमें आपका जो 15 या 20% जो होता है ना। अच्छा चलो देखो, नंबर 1 आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गई, आपने आधा पेज, ठीक है, ये लिख लेनी है, आधे से थोड़ा सा एक लाइन दो ज्यादा, ठीक है ना। इसके बाद जो और आखिर में जो आपने कंक्लूजन लिखना है वो भी तकरीबन इतना ही होना चाहिए, ठीक है, आधा पेज, इससे थोड़ा सा ज्यादा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन से पहले करते हैं, कंक्लूजन के बाद में करते हैं, ठीक है। मेरा तो मानना ये है कि आपको कंक्लूजन के बाद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पूरे सवाल को कंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद आप वो एक जेनेरिक बात करते हैं जो आपका पूरा एनालिसिस होता है। तो ये जो क्या कहते हैं, तकरीबन 1-1.5 पेज तो आपका यही बन जाता है। आधा आप इंट्रोडक्शन का रख लें, आधा आप कंक्लूजन का रख लें, और आधा आप रख लें क्रिटिकल एनालिसिस का, ठीक है ना। और ये मतलब, लेकिन जो आपका जो 70% जो पोर्शन है ना, मतलब ये जो इस 70 to 80% जो आपका पोर्शन है, ठीक है ना, वो आपका बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, और जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो उसको एड्रेस कर रहा हो, ठीक है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आपकी मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के बाद उस पर आप जितनी भी सब हेडिंग्स डालना चाहते हैं, ठीक है, वो पॉइंट आपका खत्म हो गया। नंबर 3 आपकी सेकंड मेन हेडिंग, ठीक है, उसके बाद आप 2-3 उसमें सब हेडिंग्स दे दें, ठीक है ना। फिर नंबर 4 आपकी दूसरी जो तीसरी मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर जो है ना आप सब हेडिंग्स देते हुए, तो इसको आपने हेडिंग्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, हेडिंग्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपका एक एक वर्ड कभी भी नहीं पढ़ता, उसके पास पता नहीं कितने पेपर होते हैं, उसने एक एक वर्ड किसी का भी नहीं पढ़ना होता। वो ऊपर से बस वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस भी बहुत होते हैं, वो तो जब पेपर उठाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये किस किस्म का पेपर, वो पहले ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा बात, उनको उनकी इतना एक्सपीरियंस हुआ होता है कि बस वो एक नज़र देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है। और एग्जामिनर की जो मेन डिमांड वो यही होती है कि जो क्वेश्चन है आपने उसको रेलेवेंटली है ना आंसर किया हो। अब रेलेवेंटली आपने आंसर तो किया हुआ है, लेकिन अगर आपने हेडिंग्स नहीं दी हुई, ठीक है ना, मतलब आपने अपने आंसर जो है ना उसको इस तरह दिखाना होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें इसमें एड्रेस की हुई हैं। अगर आप हेडिंग्स नहीं बना रहे हो, आप फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो मैंने तब किसी भी किस्म के ना फ्लो चार्ट बनाया था और ना मैप बनाया था, लेकिन देखें लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ्लो चार्ट्स और मैप्स वगैरह जो है ना बनाने चाहिए। तो क्योंकि मैं ड्राइंग वगैरह में इतना अच्छा नहीं हूँ ना फ्लो चार्ट वगैरह इस तरह बना सकता हूँ, तो जो मेरी मेन जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ थी वो हेडिंग्स देनी थी, ठीक है ना। तो इस बात में मैं थोड़ा वो भी हो गया था, आखिर में परेशान भी हो गया था। तो मुझे उस वक्त आफ्ताब भाई ने कहा था कि मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, आप उसके साथ ही स्टिक करें, ठीक है, और आप उसी तरह करें। तो मैंने और क्या कहते हैं, मैंने तो अब रिजल्ट आएगा तो फिर ही पता चलेगा, खुदा खैर करे, ठीक है ना। लेकिन इस तरह था कि मतलब मैंने इतना ज्यादा भी मैंने नहीं लिखा था, मैं क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं कम लिखता था, लेकिन मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं रेलेवेंट से रेलेवेंट पॉइंट है ना, मतलब आंसर को बिल्कुल ठीक तरीके से आंसर को, मैं चाहे कम लिखूं लेकिन मेरी हेडिंग्स इस किस्म की हो या मेरे पॉइंट्स इस किस्म की हो ना कि मतलब वो आंसर की डिमांड को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपनी अप्रोच इसी तरह रखनी है कि आप जो क्वेश्चन की डिमांड है ना बस आपने उसको पूरा करना होता है, बहुत रेलेवेंट तरीके से, बड़े रेलेवेंट पॉइंट से, ठीक है। अच्छा अब इसमें खैर 2020 का कोई और ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, मुझसे तो भूला हुआ है ना, मैंने तो फरवरी में अटेम्प्ट की थी, मुझसे भूला हुआ है इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ था। 2020 का देख लेते हैं करंट अफेयर्स का पेपर, उसमें कोई इस किस्म का सवाल आया हुआ है कि नहीं, पाक यूएस रिलेशन के हवाले से।
अच्छा, हाँ देखें, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इन contours of Indo-US evolving partnership and how will it impact Pakistan, US and Pakistan-China relations। देख अब करंट अफेयर्स में भी सवाल आ रहा है, पाक अफेयर्स में भी सवाल आ रहा है, ठीक है ना। ये पाक यूएस रिलेशन ये अब आपके बड़े काम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये इससे बड़े सवाल आते हैं, ठीक है, और ये बड़ी मेन और बेसिक चीज है, ठीक है। अब देख लो, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक कॉन्टूर्स ऑफ इंडो यूएस इवॉल्विंग पार्टनरशिप। इसमें आप लोगों ने इंडो यूएस डील जो है उसकी बात करनी है, ठीक है, वही मेन बात है इसकी, ठीक है ना। एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट पाकिस्तान यूएस एंड पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों ने एक हेडिंग दे के, मेन हेडिंग दे के पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर बात करनी है, और एक मेन हेडिंग दे के है ना पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के ऊपर बात करनी है, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये सारा सिस्टम जो है वो ये वाला है, ठीक। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, और इसमें मतलब यही सारी चीज़ें देखो, बार बार जो है ना पूछेंगे तो अभी भी तो इसी किस्म का पूछेंगे। अगर अब ये पूछ सकते हैं, देखो अब कश्मीर को, अब इसमें है ना, इसमें कश्मीर को भी एंटर कर सकते हैं कि कैसे जो है इंडिया ने है कश्मीर के आर्टिकल्स को रिवोक किया है, और यूएस और इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चली हुई है, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान पे, रीजन पे और ग्लोबली, ठीक है ना। तो अब तो देखिए आपने फिर पाकिस्तान के हवाले से पहले तो उसके बाद बता देना है कि यूएस इंडिया की रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के ऊपर कश्मीर के हवाले से उसको कश्मीर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसमें आपने पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है, रीजन के हवाले से बात करनी है, और फिर ग्लोबली भी आपने बात करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, इंडो पैसिफिक रीजन वाला, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंटेंस। Define the interests and the role of US, China, India, Japan and Australia in the geopolitics of Indo-Pacific region। अब इसमें अगर तुम्हें यूएस, चाइना, इंडिया के बारे में पता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पता, तो फिर एक क्वेश्चन मत करना, क्योंकि फिर इनकम्प्लीट रह जाता है। अगर पूरी नॉलेज है ना इसके बारे में तो तब ये कर लेना, ठीक है। तो ये जो है सारी कहानी है पाक यूएस रिलेशंस की, और इसमें हमने 2-3 सवाल भी थोड़े देख लिए हैं, ठीक है। तो अब कोई है और कोई सवाल है? लोग तो कम हो गए हैं यार, शायद बोर हो गए हैं। नो सर, इंटरनेट का इशू होता है ना। हाँ इंटरनेट का भी इशू होता है, ठीक है। तो ये जो है सारी कहानी थी, कोई है सवाल? नो सर। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मैं फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं हूँ, मंडे को इंशाल्लाह ताला मेरा 24 को टेस्ट भी है एक, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग मंडे से है ना, फिर बाकी के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रह गई है, एक सिविल राइट्स मूवमेंट रह गई, और एक हमारा मेन टॉपिक कोल्ड वॉर रह गए। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि जो जिसको भी असाइनमेंट मिली हुई है प्लीज़ फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे को तो हमने ने कह दिया है, और उस हिसाब से सैटरडे और संडे को भी है ना, ग्रेट डिप्रेशन है ना हुमा आपका, यस सर। तो आप सर सैटरडे उस दिन तो कोई नहीं फ्री, सैटरडे और संडे को सर सुबह सेशन होता है, रात को भी सेशन होता है, तो दोपहर में ले लें। सर फिर सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे हम सब। देखें बस मैं देखो फिर वो ऐसी लिंगर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, और ऐसा फिर ये चीजें रह जाएंगी। या चलो चलो बस देख लो ना, कोशिश करना कि सैटरडे संडे को भी ले लेना, आप लोगों ने और भी पढ़ना होता है मुझे पता है, ठीक है ना। तो फिर जो है, क्योंकि मैं कोशिश तो मेरी यही है कि 24 तक हम खत्म कर लें, क्योंकि जितना जल्दी मैं कह रहा हूँ इसको हम वाइंड अप करें कि फिर हम ये जो पास्ट पेपर्स जो है ना, देखो मेन बात जो है वो पास पेपर है कि आप लोगों को आंसर करने का तरीका, तो चीजें तो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है ना। नॉलेज तो सबके पास होती है, देखा भेरा को कितना ज्यादा पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बंदा जो है ना मिस कैलकुलेशन कर देना तो फिर उसके लिए बड़ा वो हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ये तो आपने सबक तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीजें है ना, इस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको बड़ी ठीक ठाक तरीके से पता होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जल्द 24 तक ये खत्म करें,
कि फिर उसके बाद जो हम 2-3 सेशंस उसके ऊपर लें, पास पेपर्स के ऊपर लें, ठीक है ना। मतलब एक्सटेंसिव इस चीज़ को एक बार सीख लो यहाँ पे यूएसए हिस्ट्री में, तो तुम लोग देख लेना, तुम लोगों की हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। तुम लोग आंसर करना सीख गए तो फिर तुम लोगों ने आंसर हर पाक अफेयर्स को भी आंसर करने, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, ठीक है ना। ये चीज़ सीखने वाली जो है ना मेन वो यही है। और इसको जल्दी ख़त्म करते हैं कि फिर 1 अक्टूबर से एटलीस्ट जो है ना हम लोग जेंडर शुरू करें कि फिर उसको हमने 31 तक ख़त्म करना होगा, ठीक है। यस सर। चलो Yes, ठीक है, sir. सही है। अच्छा हो, जेंडर किस किस के आप लोगों में से? मेरा तो नहीं है सर। अच्छा, किसी का है? अच्छा, आपका है, मुझे लगता है हुरिया का है, शफक का है, और क्या कह रहे हैं, एक और हसीब का है, हसीब का भी है। तो चलें वो तो हमने, अच्छा मुस्का का भी है, ठीक है। तो ये तो वैसे चलो वो तो हमने जिसका है तो अच्छी बात है, वरना वो तो मतलब क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी होने हैं ना बाकी लोगों के लिए। तो हाँ लाइबा का है, बिल्कुल लाइबा ने मेरे साथ पढ़ाना है उसको, ठीक है। बल्कि मोस्टली हो सकता है लाइबा ही आपको पढ़ाए, मैं शुरू में थोड़ी 3-4 क्लासेस लेके फिर लाइबा ने काफ़ी ठीक ठाक कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। तो फिर हो सकता है वो लाइबा ही पढ़ाए, लेकिन मैं बीच बीच में इंशाल्लाह ताला शायद एक साथ कुछ कोऑपरेशन करके हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। सर शादाबा भी है। हाँ शादाबा भी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है पाक यूएस रिलेशंस की, और इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को मुलाकात होती है, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।